हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 का। हम 2 टॉपिक पहले कर चुके हैं, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ चुके हैं और फिर हमने किसका किया था, डॉक्टर जीन पियाजे का। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, किसका? कोलबर्ग का। प्रश्न क्या है हमारा? कोलबर्ग कोलबर्ग का नैतिक विकास। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये एग्जाम में कैसे आता है ये क्वेश्चन? या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताएं, या फिर प्रश्न ऐसे बनाएगा कि नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं, कोलबर्ग के नैतिक विकास को विस्तार से समझाएं। यही 2 टाइप है क्वेश्चन बनाने का। या तो सीधा सीधा प्रश्न बनाएगा, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि आप क्या समझते हैं नैतिक विकास से। तो देखो, हमने क्या कहा? नैतिक विकास। नैतिक विकास, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोरल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं? देखो बच्चों, नैतिक विकास होता है कि देखो, जब एक बच्चा जन्म लेता है, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये है क्या। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर किसी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक कोई विकास नहीं होता। या तो बच्चे का शरीर बढ़ता है या बच्चे का बुद्धि बढ़ती है। बच्चे की जितने भी नैतिक, आर्थिक, सामाजिक जितने भी विकास होते हैं ना, वो बाद में होते हैं। यानी कि जब बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो देखो, नैतिक विकास होता है कि भाई छोटों से प्यार करना, बड़ों का आदर करना, बराबर वाले जो होते हैं ना उनका सहयोग करना। ठीक है, फिर मतलब किसी की मदद करना, किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना, समाज की भलाई के लिए काम करना। तो एक बच्चे में भलाई भावनाएं कैसे आ सकती है जन्म लेने के समय? एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी नैतिक विकास नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है ना, तो माता पिता बच्चे को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। हम लोग करते हैं ना ऐसा। घर पे कोई अपने आ जाए तो हम बच्चे को बोलेंगे, नमस्ते करो अंकल को, आंटी को भी नमस्ते करो, है ना। अंकल के पाँव के हाथ लगाओ, आंटी को भी पाँव के हाथ लगाओ। आप गिलास, 1 गिलास पानी लेकर आओ, है ना। हम कहते हैं पानी लेकर आओ। कभी बोलते हैं कि भाई कोई छोटा बच्चा है, रो रहा है, अरे तेरा छोटा भाई है या तेरी छोटी बहन है, इसको तो चीज़ दे दे, ये शेयर करके खानी चाहिए बेटा। चीज़ ऐसे नहीं खानी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो ये बातें बच्चों को कौन सिखाते हैं? माता पिता। माता पिता सिखाते हैं बच्चे को। अब बच्चे के मन में कोई चीज लेने की आ गई और सामने पैसे पड़े हैं, तो अगर हम बच्चे को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे ना, तो बच्चा क्या करेगा? उन पैसों को लेकर और बाजार जाकर चीज खा आएगा वो तो। लेकिन वो तो हम बताएंगे ना कि नहीं बेटा, ऐसे बिना पूछे पैसे नहीं लेते कभी भी। बच्चा झूठ बोल देता है, तो माता पिता समझाते हैं कि बेटा झूठ बोलना गलत बात है, गंदी बात होती है, झूठ नहीं बोलते कभी भी। बच्चा किसी को मार कुटाई कर देगा, तो हम सिखाएंगे, अरे बेटा किसी के साथ लड़ना अच्छी बात नहीं होती, लड़ते नहीं है किसी दूसरे के साथ, प्यार से रहते हैं, प्रेम से खेलो, चीज को शेयर करो, खिलौनों को शेयर करो। यही सब नैतिकता है भाई। और ये नैतिकता बालक में आती कैसे है? जब बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, 2 साल का, 3 साल का, तो माता पिता बालक को ये नैतिकता का पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। शुरुआत के अंदर बच्चा क्या करता है? इन नैतिकता का पालन अपने मन से नहीं करता, वो केवल डर से करता है। क्योंकि अगर बच्चा कोई चीज चुराएगा तो उसके माता पिता उसको क्या देंगे? दंड देंगे, है ना, उसको थप्पड़ लगेंगे, उसको डांट पड़ेगी। इसी डर से वो चीज को, वो पैसों को नहीं चुराएगा। बच्चा झूठ बोल सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं बोलता? उसको पता है झूठ बोलते ही तेरे को दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी तेरे को। लेकिन जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होगा ना, धीरे 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 बड़ा होगा, तो उसके अंदर ये नैतिकता का भाव है ना, अंदर से जन्म लेगा।
यानी कि जो नैतिकता है ना वो अंदर से उसको अब कंट्रोल करेगी। यही बात बताई थी किसने? कोलबर्ग जी ने। तो सबसे पहले नैतिकता के बारे में किसने बताया था? सबसे अगर मैं पहले की बात करूं स्टार्टिंग में, ये बताया था जीन पियाजे ने। सबसे पहले जीन पियाजे ने नैतिकता के बारे में बताया था। पर जो जीन पियाजे का सिद्धांत है ना बच्चों, वो ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ये प्रसिद्ध नहीं हुआ। लेकिन इस सिद्धांत के ऊपर, यानी कि जीन पियाजे के इस सिद्धांत का जो विस्तृत रूप है ना, वो किसने प्रस्तुत किया? वो कोलबर्ग ने किया। किसने किया? कोलबर्ग ने। कोलबर्ग ने 6 से 14 या सॉरी 14 नहीं 18 थे भाई। कोलबर्ग ने 6 से 18 वर्ष के बालकों को कुछ नैतिक दुविधाओं में डाला। किसमें डाला? नैतिक दुविधाओं में डाला और बच्चों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किए। कोलबर्ग जी ने क्या किया? बच्चों को कुछ नैतिक दुविधाओं में डाला और बच्चों से अलग अलग प्रकार के क्या किए? उन्होंने क्वेश्चन किए कि भाई अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, वैसा हो तो क्या करना चाहिए। उनको नैतिक दुविधाओं में डाल दिया। ठीक है। फिर उनसे पूछा गया कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे हम लोग किसी बच्चे को ये पूछ ले, आप सोचो कि मैडम नैतिक दुविधा में कैसे डाला जाता है। जैसे कोलबर्ग जी ने एक स्टोरी सुनाई बच्चों को। उन्होंने कहा कि एक आदमी की जो पत्नी है ना, वो बहुत ज्यादा बीमार थी और उसके लिए एक दवाई की जरूरत थी, और वो दवाई ऐसी थी जो एक केमिस्ट के पास थी। तो वो व्यक्ति उस केमिस्ट के पास दवाई लेने गया। उसने कहा कि मेरी पत्नी ज्यादा बीमार है, आप मेरे को ये दवाई दे दीजिए। तो केमिस्ट ने उस दवाई के 10 गुना ज्यादा रेट बोले। तो व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं गरीब आदमी हूं और मेरी पत्नी ज्यादा बीमार है, तो भला मैं ये दवाई कैसे खरीद सकता हूं, आप कुछ रेट कम कर लीजिए। दुकानदार ने कहा नहीं, ये जो दवाई है ना, ये मैंने भी बड़ी मुश्किल से मंगवाई है, अब मैं इसके मुंह मांगे रुपए तुमसे लूंगा। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ये दवाई ले जाओ, और अगर पैसे नहीं है तो ना ले जाओ। तो व्यक्ति ने कहा भाई मेरे को तो इसकी जरूरत है, भाई मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा, अभी मेरे पास कुछ एक पैसे हैं ये रख लो, और बाकी के पैसे है ना उधार कर लो मेरी, बाकी के बाद में दे जाऊंगा। मेरी पत्नी को बहुत जरूरत है, वो मर रही है, अगर उसको ये दवाई नहीं मिले ना वो मर जाएगी, डॉक्टर ने कहा है अर्जेंट है ये दवाई उसके लिए। तो केमिस्ट लालची था, उसने कहा भाई मरे या जिए ये तुम्हारी समस्या है, मेरी थोड़ी ना है, मैं तो नहीं दूंगा दवाई। तो उसके साथ उसका कहा सुनी हुई व्यक्ति की, लेकिन उसने तो दवाई नहीं दी। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने हर संभव प्रयास किया इधर उधर से पैसों का जुगाड़ करने का, पर जुगाड़ नहीं हुआ। तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति रात के समय शटर तोड़ता है उस दुकान का, केमिस्ट का ताला तोड़ देता है, शटर तोड़ देता है, और अंदर जाकर वो दवाई चुरा लेता है और अपनी पत्नी को दे देता है। अब उन बच्चों से ये पूछा गया कि उस व्यक्ति ने जो किया वो सही था या गलत था। तो बच्चों ने अपने बुद्धि के अनुसार अलग अलग उत्तर दिए भाई, है ना। जैसे बच्चों की बुद्धि थी, 6 से 18 साल में तो बहुत लंबा फर्क आ जाता है आयु का। एक तो 6 साल का बच्चा हो, 8-9 साल का, एक 18 साल का, तो सोचने की शक्ति तो उनकी तेज हो गई फिर बाद वालों की। तो उन बच्चों ने अलग अलग अपनी आयु के हिसाब से उत्तर दिया। उन उत्तरों के हिसाब से और भी इन्होंने कई प्रश्न किए। जैसे मैं बच्चों को कह दूं कि भाई एक बच्चा स्कूल जा रहा है और उसको ये लगा कि मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मेरा टेस्ट है, और वो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे को तो उल्टी आ रही है, मेरा पेट दुख रहा है। तो क्या वो बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है? इस प्रकार की नैतिक दुविधाओं में उन्होंने बच्चों को डाला, और जो बच्चों के आंसर आए ना, जो बच्चों के जवाब आए, उस आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इसे कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, और ये सिद्धांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में बड़ा फेमस है। ये जो सिद्धांत है ना, एग्जाम में बहुत बार आता है नैतिक विकास वाला, और ये तो मैं आपको हर रोज ही बताती हूँ कि जो भी आपका टेट का पेपर होगा ना, उसमें भी कोलबर्ग का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आप ये मत समझिए कि आपकी केवल बीएड तैयार हो रही है, आगे आने वाले जो पेपर है ना आपके, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड होंगे, वो सारे उसके अंदर साइकोलॉजी आपकी तैयार हो रही है अब, और बहुत अच्छी तैयार हो रही है। क्योंकि मैं आपको
डिटेल में करवा रही हूँ, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। तो नैतिक विकास किसे कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं होती, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बालक के माता पिता बालक को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। शुरुआत में बच्चा इन बातों को डर के कारण पालन करता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे का जो मन है वो नैतिकता का अपने आप ही पालन करने लग जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी ना, बच्चा नैतिकता सीखता चला जाएगा, और नैतिकता का जो पाठ उसके माँ बाप ने पढ़ाया था ना बचपन में, वो अब क्या हो जाएगा, और भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, आप हेडिंग लिखोगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आप स्टार्टिंग में हेडिंग लिखोगे कि नैतिक विकास से हम समझते हैं कि छोटों से प्यार, बड़ों का आदर, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, धोखेबाजी ना करना। ठीक है, तो आप इस तरह से जो मैंने आपको बताया ये सारी आप स्टार्टिंग के अंदर लिख सकते हो कि कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो बड़ा फेमस है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हाँ जी, तो आपको फिर एक कम से कम 2 परिभाषा लिखनी जरूरी है जब भी आप एग्जाम में करते हो, अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे। देखो बच्चों, पेपर करना एक कला है, एक आर्ट है ये पेपर करना। मतलब पेपर तो सारे ही बच्चे देते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा पढ़कर भी बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं। कारण क्या, उनको पेपर करने की कला आती है, ये आर्ट होती है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ आता है लेकिन पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता भी, कहीं कुछ लिख देंगे कहीं कुछ लिख देंगे। तो आपको मैं ये तरीका भी सिखा रही हूँ कि आपने एग्जाम में 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो करना कैसे है। तो पहली बात तो क्या, आपने नैतिकता के बारे में लिखना है, फिर ये बताना है कि कोहलबर्ग जी ने प्रस्तुत किया, बड़ा फेमस है इनका, इन्होंने बच्चों को नैतिक दुविधाओं में डाला और उनके उत्तरों के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को क्या किया, प्रस्तुत किया। फिर हम करते हैं परिभाषा की बात। अब हम कर लेते हैं परिभाषा की बात। ठीक है, तो देखो भाई परिभाषा क्या है। ठीक है, फ्राइड बड़े फेमस व्यक्ति हैं। फ्राइड जो है ना ये फेमस मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, फ्राइड के अनुसार जब बच्चा माता पिता की भावनाओं और अभिवृत्तियों को उनसे ग्रहण करता है, अभिवृत्ति क्या होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं। अभिवृत्ति क्या होते हैं, एटीट्यूड, समझते हो, यानी कि जो माता पिता सोचते हैं, जो समझते हैं, जैसा उनका व्यवहार है, जैसे उनके विचार है। क्या कहता है फ्राइड, देखो जब मैं आपको परिभाषा समझा रही हूं तो आपको अगर एक दो बार आपने सुन ली ना तो ये आपको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगी, आप पेपर में कर पाओगे उसको। कि जब बच्चा माता पिता की भावनाओं को और अभिव्यक्तियों को उनसे ग्रहण करता है तथा उनसे ग्रहण की हुई नैतिकता ही आगे चलकर विवेक का रूप धारण कर लेती है। विवेक माना बुद्धि, विवेक का मतलब क्या होता है, बुद्धि। जैसे कोई बच्चा दुर्व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, तो हम लोग उसको बोल देते हैं ना कि अरे तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है, तुम्हें यही संस्कार है, तुम्हें यही आता है, दूसरों के साथ धोखेबाजी करनी, चोरी करनी, झूठ बोलना, बदतमीजी करनी, यही सिखाया है क्या माँ बाप ने, ऐसे बोल देते हैं ना हम लोग भी। और अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा हो, है ना, सबका आदर करता हो, प्रेम से रहता हो, तो हम क्या कहेंगे, भाई इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं, इस बच्चे के जो संस्कार है ना वो बहुत अच्छे हैं। तो ये कहता है कि माता पिता की भावनाओं और अभिवृत्तियों को उनसे ग्रहण करता है तो उनसे ग्रहण की हुई नैतिकता ही आगे चलकर विवेक यानी कि कॉन्शियस का रूप धारण कर लेती है। बालक नैतिक आचरण के लिए भीतर से निर्देशित होता है, मतलब उसका भीतर जो अंतरात्मा है ना वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप बच्चे हो, आप सभी अच्छे बच्चे हो, तभी तो आप लोग पढ़ रहे हो, बीएड कर रहे हो, आप अध्यापक बनना चाहते हो। आपके सामने किसी का धन रखा हुआ है तो आप उसको चोरी कर लोगे क्या, नहीं करोगे ना। आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी, अरे चोरी करना बहुत गलत बात है, कोई और तो नहीं देख रहा पर वो भगवान तो देख रहा है, आज चोरी करेंगे कल को इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आपकी अंतरात्मा है। आप अंदर से क्या हो, आप अंदर से निर्देशित कर रही है नैतिकता को, नहीं ये काम नहीं करना है ना। आप झूठ बोलते हो तो मन में आता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है, साफ साफ कह दो अगले को, भाई हाँ मेरे से ये गलती हो गई, भाई गलती से मैंने ये काम कर दिया, अब मेरे को माफी दे दो, आई एम वेरी सॉरी। तो यही बात होती है अच्छे व्यक्ति की। तो क्या कहता है
कि बालक नैतिक आचरण के लिए भीतर से निर्देशित होता है, इसे फ्रायड ने नैतिक विकास में बालक की बाल्यकालीन अनुभूतियों को महत्वपूर्ण स्थान बताया है। भाई देखो, जो बचपन होता है ना, संस्कार देने की आयु वही होती है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि बच्चा अभी छोटा है, अभी क्या है, करने दो मनमानी, बड़ा होकर सुधर जाएगा। लेकिन बड़ा होकर बच्चा कभी भी नहीं सुधरता। जिस बच्चे को बचपन में बिगाड़ दिया गया हो ना, वो बड़ा होकर नहीं सुधरता। यही बात कह रहा है ये, कि इससे फ्रायड ने नैतिक विकास में व्यक्ति के बाल्यकालीन, जो वो छोटा था ना, उस समय जो उसको सिखाया गया, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। जब बच्चा छोटा होता है, नैतिकता का पाठ तभी पढ़ाना पड़ता है। बाद में बच्चा नहीं सीखेगा। अरे बाद में तो घड़ा पक जाएगा, फिर वो कुछ भी नहीं सीखेगा। ठीक है। उसके बाद देखो, वंडूरा और वाल्टर्स, किसकी बात कर रहे हैं? वंडूरा और वाल्टर्स। इन्होंने क्या बताया कि बच्चे में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है। सामाजिक अधिगम माना सोशल लर्निंग। बच्चा समाज में रहकर कैसा सीखता है, उसका परिणाम उसका नैतिक विकास होता है। ये किसने बताया? ये बताया वेंडूरा ने और वाल्टर्स ने। बस दो की परिभाषा बहुत है। एक तो फ्रायड की याद कर लो, सिगमंड फ्रायड है वो, उनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड, बाकी फ्रायड लिख देना। एक तो फ्रायड की परिभाषा याद कर लो और एक याद कर लो वंडूरा और वाल्टर्स की। दो बहुत है, बस इनफ है दो परिभाषा। आप दो लिखाओगे ना तो भी बल्ले बल्ले है। ठीक है भाई। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि नैतिक विकास की अवस्थाएं जो बताई थी किसने? डॉक्टर जीन, जो बताई थी कोहलबर्ग ने। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाएं बताई थी। अवस्थाएं कितनी बताई थी? 6। किंतु उन्होंने दो दो अवस्थाओं को एक साथ रखकर 3 स्तर बताए थे। स्तर माना लेवल, स्तर माना भाई लेवल। उन्होंने लेवल कितने बताए थे? लेवल बताए थे इन्होंने 3। लेवल कितने बताए थे? एक मिनट ठहरो, इसको फिर से लिखते हैं। इन्होंने लेवल कितने बताए थे? लेवल बताए थे 3, और 3 लेवल के अंदर 6 इन्होंने क्या बताई थी? अवस्थाएं। 6 इन्होंने क्या बताई थी? अवस्थाएं। इन्होंने अवस्थाएं बताई थी भाई 6। 3 लेवल है और 3 लेवल के अंदर 6 अवस्था है। तो पहला लेवल क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल, वैसे तो लिखा हुआ भी है, और स्टेज। ठीक है ना? प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या बोलते हैं? इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज बोला जाता है इसको। ठीक है। तो देखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या है। इसकी 2 क्या मिलेंगी आपको? इसकी 2 मिलेंगी आपको अवस्थाएं। ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भाई, ताकि आपको दिखाई दे जाए। हाँ जी। तो कौन सी बताई थी? एक तो प्री कन्वेंशनल, एक दूसरी कन्वेंशनल स्टेज, एक पोस्ट कन्वेंशनल। एक तो कौन सी थी? प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल, और एक क्या थी? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। एक क्या थी? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है ना? आए समझ में? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। फिर से सुन लो, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है ना, ये कौन सी होती है? जब बालक किसी बाहरी तत्व या भौतिक घटना के संदर्भ में, मतलब ये होती है जब बच्चा ज्यादा छोटा होता है। आप ये कह सकते हो कि ये जो अवस्था होती है ना, ये 0 से 6 वर्ष तक होती है भाई। मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं, ये जो अवस्था होती है वो 0 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। तो इस अवस्था के अंदर देखो बच्चा छोटा होता है और नैतिकता का जो विकास है ना, वो बच्चे के अंदर अभी नहीं हुआ। माता पिता उसको डेली नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, हर रोज उसको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अब बच्चे जैसे एक मान लो माँ है, माँ ने 4 चॉकलेट लाकर फ्रिज में रख दी और बच्चे को कहा कि ये 4 चॉकलेट फ्रिज में है, पर तूने आज ही नहीं खानी, 2 तेरी और 2 तेरी बहन की है, तो आज एक खाएगा, एक कल खाएगा, एक एक अपनी छोटी बहन को भी देगा। तो बच्चे का जब बस चले ना, वो चारों चॉकलेट निकाल कर खा जाए गपा गप।
लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो है ना वो उसको पीटेगी, उसको डांटेगी, उसको दंड दिया जाएगा। तो बच्चा क्या करेगा? नैतिकता का पालन करेगा। कैसे? डर के कारण। बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं है, बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं है। ठीक है, बच्चा झूठ बोल देगा अगर आप उसको नहीं डांटोगे तो। बच्चा तो चोरी भी कर लेगा अगर आपने उसको डांटा नहीं। बच्चा एक पेंसिल लेकर आया स्कूल से, आप पूछोगे तो ये पेंसिल कहाँ से लेके आया, किसकी है पेंसिल, किसने दी? आप कहोगे अरे कोई नहीं, ले आया, कर काम मजे से। बच्चा सोचेगा अरे बढ़िया, चोरी करना तो अच्छा काम है, कल किसी का टिफिन पसंद आ जाएगा वो ले आऊंगा, कल किसी के पानी की बोतल पसंद आ जाएगी वो ले आऊंगा। यानी कि अब उसको क्या, उसको तो नैतिकता का पता नहीं है जब तक आप उसको नहीं बताओगे। तो फिर इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। ये जो आपका है ना प्री कन्वेंशनल, इसकी क्या होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो आज्ञा एवं दंड पालन की अवस्था। एक तो कौन सी होती है? आज्ञा एवं दंड पालन की अवस्था। ठीक है, जिसको स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट बोलते हैं। दूसरी होती है अहंकार की अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ ईगो भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ ईगो भी बोलते हैं। तो मैंने आपको क्लियर तो पहले ही कर दिया कि जो आज्ञा एवं दंड पालन की अवस्था का मतलब है कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसके अंदर नैतिकता नहीं होती। बच्चा नैतिकता का पालन इसीलिए करता है क्योंकि उसके बड़े उसको ऐसा करने का आदेश दे रहे हैं। घर में जो बड़े हैं ना वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना है ना, अपने भाई बहनों से लड़ना नहीं है, बाहर जाकर नहीं लड़ना तुम्हें। इसीलिए वो नैतिकता का पालन करता है। मतलब वो दंड से बचने के लिए और आज्ञा का पालन करने के लिए, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करने के लिए और दंड से बचने के लिए नैतिकता का क्या करता है? पालन। ठीक है ना। छोटी आयु में और अपरिपक्व, अपरिपक्व माना बच्चा मैच्योर नहीं है, बच्चा किसी भी काम को करने या न करने का निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि बच्चा मैच्योर नहीं है। उसका जो दिमाग है ना उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई। बच्चे को ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि उसको दंडित ना करे। इस प्रकार नैतिक विकास की शुरुआत में जो दंड को ही बच्चों की नैतिकता का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। बच्चा अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करने के लिए और सजा से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए आज्ञा का क्या करता है? उसका नैतिकता का पालन करता है। क्लियर? चलो जी आगे। बड़ा आसान है, आपको देख लेना बच्चों, साथ साथ में ही याद हो जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं ज्यादा टेंशन बाजी लेने की, साथ साथ में ही क्लियर हो जाएगा। अहंकार की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ ईगो। अहंकार की अवस्था क्या है? स्टेज ऑफ ईगो। ये स्टेज ऑफ ईगो क्या है? स्टेज ऑफ ईगो क्या है? इस उप अवस्था में बालक के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है, आयु में वृद्धि हो जाती है। अब आप कहोगे मैडम 0 से 6 साल का है तो आप कैसे बता रहे हो? मैं ये भी क्लियर कर दूं। ये जो है ना आपका आज्ञा एवं दंड पालन की अवस्था, ये होगा 0 से 3 साल। ठीक है, और ये जो और ये जो अपना अगला आएगा ना अहंकार की अवस्था, ये आपका कब से कब तक है? ये 3 से 6 वर्ष तक का बालक है जी। ठीक है ना, ये 3 से 6 वर्ष तक का बालक है। चिंतन का स्वरूप बदल जाता है, आयु बड़ी हो जाती है। 3 से 6 साल का तो थोड़ा सा शाणा बच्चा हो जाता है, अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को अच्छी तरह समझता है। ठीक है, उसके द्वारा किए जाने वाला ज्यादा कार्य से उसकी इच्छा पूरी होती है। मतलब देखो इच्छा पूरी कैसे? बच्चा इस अवस्था में लेने देने का भाव रखता है। जैसे बच्चा छोटा होता है ना तो वो कहेगा तू मुझे चॉकलेट दे दे और मैं तुझे टॉफी दे दूंगा, है ना। लेने और देने का भाव होता है, तू मुझे ये दे दे और मैं तुझे ये दे दूंगा। बच्चे करते हैं ना स्कूल के अंदर, तू मुझे पेंसिल दे दे मैं तेरे को शॉर्पनर दे दूंगा। यानी कि बच्चे के दिमाग में ये बात फिक्स हो जाती है कि अगर हम किसी को कोई चीज दे ना तो हमें उससे चीज लेने का भी अधिकार है। ठीक है ना, अगर हम किसी को कोई चीज दे ना तो हमें चीज लेने का भी अधिकार है। मतलब अगर हम किसी को कुछ देंगे तो वो उल्टा हमें भी देगा बदले में। ठीक है, यदि उसकी कोई इच्छा झूठ बोलने पर पूरी होती है ना तो वह झूठ बोलना ही उचित मान लेगा। भूखे रहने पर कोई वस्तु चुराकर खाने को ही सही समझेगा।
लेकिन अहंकार, ईगो, अपनी इच्छा और आवश्यकताएं उसकी नैतिक शक्ति का आधार बन जाती है। ठीक है ना। और नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार क्या बनती है? बालक का अहंकार बनता है। बालक कहता है कि मैं किसी को कोई चीज क्यों दूं जब दूसरा ही नहीं देता। यानी कि बालक के अंदर लेने देने का भाव इस अवस्था में होता है 3 से 6 साल। भी तू मेरे को कॉपी दे दे, मैं तेरे को पेंसिल दे दूंगा। तू मेरे को कुरकुरा दे दे, मैं तेरे को चिप्स दे दूंगा। ऐसे करते हैं ना छोटे बच्चे। तो ये उसकी अवस्था है, अहंकार की अवस्था। उसके बाद देखिए दूसरी हमारी स्टेज कौन सी आती है? दूसरी स्टेज आती है कन्वेंशनल स्तर। ठीक है ना। दूसरी हमारी स्टेज कौन सी आती है? कन्वेंशनल लेवल, ये आती है। और ये आप यूं मानकर चलिए 6 से 12 साल का बच्चा होता है। ठीक है ना। आप ये मानकर चलिए, 1 मिनट में इसको इरेज करके लिखती हूँ, ये बहुत बड़ा लिखा जा रहा है, ढंग से नहीं लिखा जा रहा बच्चों। क्या हो गया? ठीक है भाई। ये कौन सी अवस्था होती है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। और प्रशंसा की अवस्था ये होगी 6 से 9। और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था ये होगी 9 से 12। आया समझ में? ये होगी 6 से 9, ये होगी 9 से 12। स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा की अवस्था, ये है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। आसान है बिल्कुल। प्रशंसा की अवस्था का मतलब क्या है कि 6 से 9 वर्ष तक का बच्चा प्रशंसा सुनने का आदी होता है। यानी कि आप इसको अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची का स्तर भी बोल सकते हो। जैसे हम बच्चे को कह देते हैं कि देखो मेरा तो राजा बेटा बड़ा अच्छा है, ये तो अभी सारा काम कर लेगा, और मेरे बेटे जैसा तो कोई भी नहीं है, ये झूठ भी नहीं बोलता, ये तो सबसे चीज शेयर करके खाता है। तो बच्चा खुशी में फूला नहीं समाएगा, क्योंकि बच्चा ये चाहता है कि उसको क्या कहा जाए? अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची। यानी कि बच्चा केवल यही सुनना चाहता है। अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची जो है ना वो सुनना चाहता है। लड़की होगी कहोगे गुड़िया तो बड़ी अच्छी है, ये बच्ची तो बड़ी समझदार है। तो बच्ची खुश होकर क्या करेगी? नैतिकता का पालन करेगी, क्योंकि बच्चा क्या होता है? प्रशंसा सुनने का भूखा होता है। बच्चा ये सोचता है कि मेरी प्रशंसा की जाए भाई। ठीक है। तो बच्चा किसी कार्य को इसीलिए ही करता है कि दूसरे लोग क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं। इस अवस्था में बच्चा प्रशंसा और निंदा के महत्व को समझने लग जाता है। 6 से 9 साल का बच्चा है ना, बुराई को और बड़ाई को समझने लग जाता है। अगर आप बच्चे की बुराई करोगे ना, जैसे घर पे कोई गेस्ट आ गया, आप कहोगे कि ये तो निकम्मा है, मानता ही नहीं है, तो बच्चे को बुरा लगेगा। बच्चा सोचेगा देखना मेरी मम्मी कैसे कह रही है दूसरे के सामने, बुरा लगेगा बच्चे को। अगर आपने ये कह दिया ना, अरे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, ये तो सारा काम कर लेता है, ये तो मेरी हेल्प भी करवाता है, तो बच्चा आपकी हेल्प करवाएगा, क्योंकि बच्चा प्रशंसा सुनने का क्या होता है? आदी। और ये सच बात है। आपके आसपास जो बच्चे होंगे ना, देख लेना उनमें यही विशेषता पाई जाएगी भाई। इसी प्रकार की विशेषताएं जो होती हैं आसपास के बच्चों में आपको देखने के लिए मिलेगी, देख लेना भाई। ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये सोचते हैं कि हमें कोई भूमिका दी जाए, हमें कोई काम सौंपा जाए। जैसे आपने बच्चे को काम सौंप दिया कि तेरे को डस्टिंग करनी है, तो बच्चा राज्य राज्य कर लेगा। आप कहोगे डस्टिंग कर ले, और बहुत अच्छा बच्चा है, ये सारी सफाई कर देगा, बच्चा कर देगा। ठीक है ना। यानी कि बच्चा सोचता है मुझे कोई भूमिका दी जाए भाई। ठीक है। तो उसके बाद भाई बच्चा जो है प्रशंसा पाना चाहता है मित्र मंडली में, परिवार में। उसके बाद अगला है हमारा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। जो हमारी समाज की व्यवस्था है ना, उसको बच्चा कब समझता है? जब वो 9 से 12 साल का होता है। बच्चा अब ये समझने लग जाता है कि समाज भी कोई चीज है। उसको ये समझ में आ जाता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। ये जो समाज है ना वो हमारी भलाई के लिए बनाया हुआ है। समाज से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि हम समाज के अनुसार आचरण करते हैं, तभी समाज हमें इज्जत देता है। ठीक है। तो ये अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। समाज के अधिकांश सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने से, इस अवस्था में, एक मिनट, प्रवेश करने से पहले, ठीक है,
बच्चा समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता था कि समाज से उसको प्रशंसा मिलती थी, लेकिन अब वो क्या कहता है कि समाज है ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। समाज की जो प्रथा है, जो नियम है, जो परंपराएं हैं, उनको हमें मानना ही पड़ेगा, उनके अनुसार हमें आचरण करना ही पड़ेगा। तो बच्चा क्या सोचता है, बच्चा कि वो कोई काम अच्छा इसलिए करेगा क्योंकि वो उसका कर्तव्य है, वो सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, समाज में उसको रहना है आगे भी, इसलिए वो कोई सी काम को करेगा भी। उसके बाद तीसरे नंबर पर है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, ठीक है ना, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसके भी दो हैं अवस्थाएं, सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, विवेक की अवस्था, स्टेट ऑफ कॉन्साइंस, स्टेट ऑफ कॉन्साइंस। तो सामाजिक समझौता क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर, ये आयु और बता दो मैं आपको, आयु रह गई, ये आयु है आपकी कब से कब तक, 12 से लेकर, आयु कब तक होगी आपकी, 12 से लेकर 18 वर्ष तक, ठीक है भाई। तो जो सामाजिक समझौते की अवस्था है ना, ये होगी 12 से 15 वर्ष तक, और ये हमारी होगी 15 से 18 साल तक। यानी कि जब बच्चा क्या हो जाता है, किशोर यानी कि एडोलेसेंस, बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है। तो सामाजिक समझौते की अवस्था क्या है कि बच्चा ये समझता है कि समाज से हमारा एक प्रकार का समझौता है और हमें समाज के अनुसार चलना ही पड़ेगा। ये सोचता है कि जो एक व्यक्ति होता है ना, उसके साथ समाज का क्या होता है, एक समझौता होता है भाई। इस अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति में चिंतन में परिवर्तन आ जाते हैं, व्यक्ति के चिंतन में, एक मिनट भाई, चिंतन में परिवर्तन आ जाते हैं और लेन देन में विश्वास करता है। वो ये मानकर चलता है व्यक्ति और समाज के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है। व्यक्ति को समाज का नियम, वो कहता है, वो सोचने लग जाता है ये बात अपनी बुद्धि में कि व्यक्ति को समाज का नियम इसलिए स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि समाज जो है ना, वो व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। वो सोचता है कि अगर मुझे मेरी रक्षा चाहिए ना, तो मुझे समाज के अनुसार चलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो कहता है कि जैसे चोरी है, ठीक है ना, वो क्या कहता है कि चोरी आदि अनैतिक कार्य होते हैं व्यक्ति के साथ, लेकिन समाज और व्यक्ति के बीच में समझौता टूट जाता है अगर हम गलत काम करेंगे तो नियम, प्रथा, कानूनों के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्रता, देखो इस लाइन को मैं आपको समझा दूं, वो ये मानने लग जाता है कि जो समाज के नियम है, प्रथा है, कानून है, अगर उनको हम मानेंगे तभी समाज हमें स्वतंत्रता का अधिकार देगा, है ना, हमें सुरक्षा देगा, और इसलिए ऐसे नियमों को मानना ही चाहिए। यानी कि वो चाहता है, वो सोचने लग जाता है कि समाज के साथ मेरा क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपस में क्या होता है, कोई समझौता होता है कि अगर हम समाज के नियमों को मानेंगे तो समाज भी हमारी रक्षा करेगा। लास्ट है जी विवेक की अवस्था। लास्ट हमारा क्या है, विवेक की अवस्था। विवेक क्या होता है, बुद्धि, समझ। विवेक क्या होता है, बुद्धि कह लो, समझ कह लो। अब उसको ये समझ में आ जाता है लास्ट में, जब बच्चा 15 से 18 साल का हो जाता है, तो वो केवल अब अपने बारे में नहीं सोचता, वो पूरे समाज के बारे में, पूरे विश्व के बारे में सोचता है। वो ये सोचने लग जाता है कि कोई भी नियम, प्रथा, कानून अगर वो समाज के विरुद्ध है, समाज के हितों की रक्षा नहीं करता, तो उसको बदला जाना चाहिए। जैसे दहेज प्रथा, अब बच्चा सोचता है कि दहेज प्रथा तो बड़ी बुरी रिवाज है, तो इसको बदला जाना चाहिए। कब, जब हम सारे एकजुट हो जाएंगे। कन्या भ्रूण हत्या, वो समझता है ये तो बड़ी गलत रीत है, इसको भी बदला जाना चाहिए। यानी कि बच्चे के अंदर अब जो नैतिकता है ना, वो भीतर से कंट्रोल होती है। देखो बच्चों, जब बच्चा छोटा था 0 से 6 साल का, तो नैतिकता को बाहर से कंट्रोल करना पड़ता था। जब 6 से 12 साल का हुआ तो कुछ कुछ भीतर से और कुछ कुछ बाहर से कंट्रोल किया। लेकिन अब क्या होता है, अब बच्चे को नैतिकता को बाहर से कंट्रोल नहीं करना पड़ता, बच्चा भीतर से कंट्रोल करता है उसको। तो देखो, इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के बारे में आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण, आत्मनिष्ठ क्या होता है, सब्जेक्टिव, यानी कि खुद ही सोचता है। व्यक्ति में विवेक जाग जाता है, व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित के बारे में अपने विचार विकसित हो जाते हैं। नैतिक निर्णय का एकमात्र आधार उसका क्या बन जाता है, विवेक बन जाता है।
इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति जो है ना, समाज के प्रति, विश्व के प्रति अपना दृष्टिकोण विकसित करता है, अपने निर्णय लेता है, बुराइयों को बदलने का प्रयास करता है, अच्छाइयों को समाज में वो लाना चाहता है। यानी कि उसका नैतिकता संबंधी जो दृष्टिकोण था ना, अब भीतर से कंट्रोल हो रहा है और वो बिल्कुल मजबूत हो चुका है। भाई क्या हो चुका है? मजबूत हो चुका है। इसीलिए व्यक्ति जब अपने विवेक के सहारे जीवित रहने का आदी हो जाता है तो व्यक्ति का वही आचरण क्या बन जाता है? नैतिक आचरण बन जाता है। ठीक है, व्यक्ति का वो आचरण क्या बन जाता है? नैतिक आचरण बन जाता है। क्लियर? क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और अब ये 16 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। अगर 4 नंबर का आएगा ना तो इतना ही आएगा, नैतिक विकास से आप क्या समझते हो, या फिर यूं भी आ सकता है प्री कन्वेंशनल स्टेज से आप क्या समझते हो। ठीक है ना, इस तरह का आ जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 16 नंबर का तो आपका बना हुआ है क्वेश्चन। पहले आप नैतिक विकास के बारे में लिखोगे, कोहलबर्ग जी के बारे में बताओगे, फिर 2 परिभाषा लिखोगे, उसके बाद ये स्तर और अवस्थाएं बता दोगे, बस। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला लेक्चर में। तब मैं आपको एक और नया क्वेश्चन करवाऊंगी, किसका? इरिक्सन जी का। ठीक है, तो आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।